हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने मौलिक कर्तव्य तक पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा भाग 5 संघ में प्रशासन, और इसमें हम मुख्यतः राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी, रेलवे, आपको हर एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कूट में देखने को मिलेंगे, और इसी से ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, है ना। तो आज का वीडियो आप लास्ट तक देखिए। आपसे एग्ज़ाम में चाहे एक क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन पूछे, या इससे ज़्यादा आपसे ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 52 से 151, ठीक है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि 52 से 151 तक हमको भाग 5 में पढ़ना है, जिसमें हमको संघ या केंद्र में जो प्रशासन होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 52 से 151 तक, ठीक है। अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो कार्यपालिका, एक विधायिका, फिर न्यायपालिका, फिर कैग, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो कार्यपालिका का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 52 से 78 तक, विधायिका का 79 से 121 तक, न्यायपालिका का 123 से 147 तक, और कैग का 148 से 151 तक, 148 से 151 तक, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। न्यायपालिका में हम केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका कार्यपालिका से रिलेटेड, ठीक है। और उसमें भी हम राष्ट्रपति ही पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक? 52 से 78 तक, ठीक है। 52 से 78 तक। इसमें राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 62। उपराष्ट्रपति कहाँ से है? 63 से 73, यानी 63 से 73 तक। और प्रधानमंत्री 74 से 78 तक, ठीक है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति। एकदम इजी है, याद हो जाएगा आपका। 52 से 62, 52 62, ठीक है। राष्ट्रपति। वैसे उपराष्ट्रपति का भी इजी है, 63 से 73, 63 73, ठीक है। इससे जितने भी आर्टिकल होंगे वो सब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड होंगे। फिर प्रधानमंत्री का 74 से 78 तक, केवल 5 आर्टिकल हैं, याद हो जाएंगे इजी से, ठीक है। तो 52 से 62 तक राष्ट्रपति, 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति, और 74 से 78 तक प्रधानमंत्री। तो आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आर्टिकल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, उसके निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है। तो हमें पहले अनुच्छेद भी याद होना चाहिए, है ना। तो एक बार पहले अनुच्छेद लाइन से देख लेते हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 कहता है आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है किस प्रकार से होगा उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 54, ठीक है। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी, प्रक्रिया कैसी होगी, वो अनुच्छेद 55 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 आपका राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में लिखा है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, किस प्रकार से पुनर्निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? योग्यता, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या है, योग्यता क्या क्या है, उसके बारे में 58 में लिखा है। 59 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है। क्या है? शर्तें। फिर
60 में है आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान, किस प्रकार की शपथ लेता है राष्ट्रपति, उसके बारे में दिया है। ठीक है, और अनुच्छेद 62 में क्या है, सॉरी 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पे किस प्रकार से महाभियोग चलाया जाएगा 61 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का अनुच्छेद कौन सा है, तो 61। ठीक है, 61। और अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो चलिए हम लाइन से एक आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 52 से। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है आपका, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, मैंने विदेशी स्रोत में बताया था आपको। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, परंतु इसका उपयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो हमको अभी ये याद रखना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वो कहाँ है, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल के बारे में इसी में है प्रावधान। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं डिटेल से। ठीक है, फिर अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इसे भी नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो राष्ट्रपति की पदावधि पहले देखते हैं, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल। ठीक है, तो इसका कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष का होगा। कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष। ठीक है, शपथ से नहीं, जिस दिन वह पद धारण करेगा उस दिन की तिथि से उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और एक क्लॉज और है, जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, पद धारण करने की तिथि से होगा। ठीक है, लेकिन जब उनका 5 साल पूर्ण हो जाएगा, है ना, और तब तक अगर कोई नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं किया है तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। नए राष्ट्रपति के पद धारण करने के बाद ही उनका कार्यकाल समाप्त होगा। ठीक है, अब इनके कार्यकाल के बारे में अगर कुछ और देखें तो इनका कार्यकाल कैसे 5 वर्ष से पहले समाप्त हो सकता है। ठीक है, 5 वर्ष तो होगा, मान लो 5 वर्ष से पहले समाप्त होना है तो कैसे होगा। ठीक है, तो एक तो अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई तो पद रिक्त हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, मृत्यु हो गई तो और कैसे होगा, अगर उन पे कोई महाभियोग लग गया तो 5 साल से पहले हट जाएगा। ठीक है, महाभियोग अगर पारित हो गया तो हट जाएगा। ठीक है, अगर वो स्वयं त्याग पत्र दे दे तो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। पद धारण करने की तिथि से होगा 5 साल, और जब तक कोई नया राष्ट्रपति फिर से मतलब नया राष्ट्रपति चुनकर आ जाता है और वो अपना पद धारण नहीं कर लेता, पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक पूर्व राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, तो एक राष्ट्रपति भारत में कोई भी राष्ट्रपति पुनः मतलब कितने बार भी निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, भारत में कितने बार भी वह निर्वाचित हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि किसमें क्या क्या है। जैसे मैं पहले आपको बता दूं, अनुच्छेद
54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। जाहिर सी बात है, कोई तो चुनेगा ना, एक निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आपको तो पहले एक कीवर्ड है, इसको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये कीवर्ड है, ये एग्जाम में ऐसे ही कीवर्ड रहेंगे, है ना, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा और गुप्त मतदान के द्वारा होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, तो उसमें आपके संसद के दोनों सदन के सदस्य, संसद किससे बनता है? लोकसभा से और राज्यसभा से। तो जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, लेकिन केवल कैसे? निर्वाचित, जिसको जनता चुनती है। ठीक है, लोकसभा में जिसको जनता चुन रही है, जो निर्वाचित होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही इनका मतलब ये निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित ही होंगे। जैसे कि लोकसभा में 2 मनोनीत भी होते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 2 एंग्लो इंडियन, तो वो इसका निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, वैसे राज्यसभा में भी 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसे राष्ट्रपति चुनता है ना। उसके बारे में हम जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आपको क्या याद रखना है? संसद के दोनों सदनों के, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, दोनों के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। वैसे ही राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ के भी केवल निर्वाचित, यानी आपको टोटल यही याद रखना है कि जो भी सदस्य भाग ले रहे हैं वो निर्वाचित होंगे, है ना। निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा विधानसभा, विधानमंडल नहीं, विधानमंडल में परिषद भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का जैसे निर्वाचक मंडल हो गया, ठीक है, निर्वाचक मंडल तो हो गया, अब उसमें कैसे निर्वाचन होगा, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए राज्य विधानसभा और संसद के मतों की संख्या को निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं। जैसे एक विधायक है, अब देखो हर स्टेट में तो विधायकों की संख्या अलग अलग है ना, सांसदों की संख्या अलग अलग है, तो उसको कैसे हम इक्वल करेंगे, सभी राज्य का समान प्रतिनिधित्व हो, कैसे हम बराबर करेंगे। जैसे आप देखोगे तो यूपी में विधानसभा सीट ज़्यादा है, हमारे छत्तीसगढ़ में उससे कम है, बहुत कम है ना, तो कैसे हम इसको बराबर करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो मत डाले जाते हैं उसकी गिनती होती है, उसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक विधायक के मत का मूल्य, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, 90 विधायकों ने वोट दिया, तो पहले हम एक विधायक के मत का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, कैसे होगा वो? राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,45,000 है ना, 100 कितना है 48। ठीक है, तो इसको क्या करना है, राज्य की कुल जनसंख्या ऊपर रहेगी, राज्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से हमको उसको डिवाइड करना है इंटू 1/1000। ठीक है, 1/1000, तो ये एक फॉर्मूला है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। ठीक है,
तो ये एक विधायक के मत मूल्य, इससे एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। वैसे एक सदस्य के मतों का मूल्य, जो सांसद का सदस्य है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, तो उसका मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य, ठीक है, जो सभी राज्यों का जो विधायकों का मत मूल्य आया है, उसको संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जैसे कि सभी राज्य का, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ मत मूल्य आया होगा विधायकों का, कुल विधायकों का, यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र का, है ना। तो उन सभी मत मूल्यों को पहले योग करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है। फिर उससे किसको भाग देंगे? जितने संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के जितने निर्वाचित सदस्य होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक संसद के सदस्य का मत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। थोड़ा टफ है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है। तो पहले विधायक के मत का मूल्य निकालेंगे, फिर संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालेंगे, फिर निश्चित मतों का भाग करेंगे, यानी जो कुल वैध मत पड़ेंगे ना, कुल वैध मत डिवाइड बाय 2, 1 + 1 + 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि कैसे इनका होता है। ठीक है। गणना कैसे होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभागी। ठीक है। अब मान लो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको उदाहरण दे के समझाना चाहती हूँ। मान लो कि 4 प्रतिभागी खड़े हुए हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4 जो भी प्रतिभागी है वो खड़े हुए हैं, और ये मतदाता जो मत दे रहे हैं वो मत देने वाले हैं। यहाँ पे कॉलम लंबा नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने 3 ही मतदाता लिखा है। ठीक है। तो मान लो अब हमको कैसे टाइप का होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है, और इसमें जो वोट होते हैं ना, वो आपको वरीयता के क्रम में देना होता है। कैसे देना होता है? वरीयता, प्रेफरेंस, है ना। जैसे कि प्रतिभागी 4 खड़े हैं, मुझे वोट देना है, तो मैं किसी एक को वोट नहीं दे सकती। अगर सिर्फ मैंने एक को वोट दिया तो मेरा वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, उसका काउंट ही नहीं होगा। मुझे चारों को वोट देना होगा, तो चारों को वोट कैसे दूंगी मैं? तो जैसे मुझे सेकंड नंबर का जो प्रतिभागी है वो ज़्यादा योग्य लग रहा है राष्ट्रपति के लिए, मेरी पसंद सेकंड नंबर का प्रतिभागी है, तो मैंने उसको पहला प्रेफरेंस दे दिया कि भाई मेरी पहली पसंद तो ये प्रतिभागी 2 है। ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया? पहला प्रेफरेंस दे दिया। फिर पहला नंबर का जो प्रतिभागी है उसको दूसरा प्रेफरेंस दे दिया। चौथे नंबर के प्रतिभागी को तीसरा, और तीसरे प्रतिभागी को चौथा। ठीक है। वैसे ही किसी को कोई और प्रतिभागी पसंद होगा तो वो अपने पसंद से वो चारों प्रतिभागियों को क्या करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अपनी पसंद से वरीयता देगा। ठीक है। फिर लास्ट तक जितने भी सदस्य हैं, निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं, वो ऐसे ही प्रेफरेंस देंगे सभी प्रतिभागियों को। ठीक है। सभी प्रतिभागियों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस टाइप का प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि उनकी जो वोटों की गिनती होगी, है ना। तो हमको राष्ट्रपति बनाना है, तो कैसे होगा? 50+1, है ना, मतलब साधारण बहुमत तो पाना ही है। ठीक है। कितना चाहिए हमको? 50+1। मान लो हमने पहले चरण में क्या किया? पहले चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होगी। ठीक है। पहले चरण में क्या होगा? प्रथम वरीयता के मतों की गणना होगी। तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर मान लो पहले चरण में ही हमने गिनती की, और किसी भी एक प्रतिभागी को, चाहे पहले प्रतिभागी हो, दूसरे प्रतिभागी हो, तीसरा या चौथा, किसी को भी 50+1 मिल जाता है, अगर 50+1 मिल जाता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आगे कोई गणना नहीं होगी, पहले ही राउंड में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमको तो 50+1 चाहिए ना। 50+1 मिल गया तो आगे गणना करने की क्या ज़रूरत है, हमको तो राष्ट्रपति मिल गया। ठीक है। तो प्रथम चरण में क्या होता है? जो फर्स्ट प्रेफरेंस की जो मतलब प्रथम वरीयता के जो मतों की गणना होती है, अगर उसमें 50+1 मिल गया तो राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हो जाएगा। अगर इन केस कंडीशन ऐसी आती है कि जब हम प्रथम चरण की गणना कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रपति जो है निर्वाचित नहीं हो पा रहा है, मतलब उसको 50+1 किसी को भी नहीं मिला, तो सेकंड चरण की गणना होगी। ठीक है। तो सेकंड चरण में क्या होता है? सेकंड चरण में ये होगा कि जो लास्ट का जिसको सबसे कम वोट मिले हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक।
और उसको जो मत मिले हैं उसके मत पत्रों में जो सेकंड वरीयता मिली होगी, जिसको भी सेकंड वरीयता मिली होगी उसमें सबको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उस सबको जो ट्रांसफ़र हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और उसके मत जो है उसमें जो सेकंड प्रेफरेंस होंगे, उन्होंने जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला तो एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि उसको सबसे कम वोट मिले थे। उसमें फिर जो सेकंड प्रेफरेंस होगा उसके आधार पर आपको इन प्रतिभागियों को, बचे हुए प्रतिभागियों को उसका मत का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और यही प्रक्रिया हर बार चलेगी जब तक कि हमको एक योग्य राष्ट्रपति, जिसके लिए 50+1 चाहिए, वो नहीं मिल जाता, तब तक ये स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी। अगर सेकंड चरण में ही आपको मिल जाता है तो आगे रुक जाएगा और कोई चरण में गणना नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सेकंड चरण के बाद भी किसी को 50+1 नहीं मिलता है तो तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो इसके लिए मैं फिर से एक लेक्चर बना दूंगी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, किस टॉपिक पे, राष्ट्रपति से किस टॉपिक पर आपको डिटेलिंग में ज़्यादा वीडियो चाहिए, आप बताइएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, पता होना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्र का प्रमुख है और हमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में तो पता होना चाहिए ना कैसे होता है। ठीक है, चलो कुछ और नोट मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, चुनाव में जो शर्तें होती है ना, अनुच्छेद 59 से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 59 से कि चुनाव में जो नामांकन है, नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना है तो क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, फिर आरबीआई जो हमारा देश का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें 15,000 की राशि को जमानत के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, जमानत राशि कितनी होगी, 15,000 रुपये होगी। अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है, कोई कैंडिडेट भाग लेता है और उसको कुल वैध मतों का, ठीक है, मतलब कुल जो मत हो रहा है उसका 1/6 मत प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, कुल मतों का 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, उसको वो 15,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर वो 1/6 मत हासिल नहीं कर पा रहा है कुल मतों का तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो क्या योग्यता होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, लोकसभा, मैंने कहा लोकसभा याद रखेंगे, है ना, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार में अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। जो लाभ का पद है ये इम्पोर्टेंट है, आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं नोट, कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ अथवा राज्य के जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद पर नहीं आते। ठीक है, मतलब जो मंत्री हो गए, चाहे केंद्र के मंत्री हो, चाहे राज्य के मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ठीक है, ये सब लाभ के पद में नहीं आते। ठीक है, तो 3 योग्यताएं आपको याद रखनी है। एक, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान मतलब किस प्रकार की शपथ लेगा राष्ट्रपति, तो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेगा। ठीक है, क्या की शपथ लेगा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। परिरक्षण मतलब क्या होता है, दूसरे व्यक्ति उल्लंघन ना करे
इसका ध्यान कौन रखेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। कोई भी दूसरा व्यक्ति संविधान का उल्लंघन ना करे। प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण मतलब स्वयं से उल्लंघन नहीं होना। ठीक है। राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है कि मुझसे भी, मैं भी खुद स्वयं संविधान का उल्लंघन नहीं करूँगा। परिरक्षण, नहीं किसी अन्य को करने दूंगा। संरक्षण मतलब संविधान का जो क्या है संरक्षण कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। उच्चतम न्यायालय अब किसके समक्ष शपथ लेगा? किसके समक्ष शपथ लेगा, है ना? तो किसके समक्ष लेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसके समक्ष शपथ लेगा। अगर वो नहीं है, एब्सेंट है, या उसकी अनुपस्थिति में जो भी उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ठीक है, सीनियर जज, ठीक है, तो उसके सामने वो शपथ लेगा। किसका? संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी पार्ट में कोई डाउट होता है या आपको कोई डिटेलिंग समझ नहीं आई होगी तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी और इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ मैं आपको इवनिंग या कल तक सॉल्व करा दूंगी। और संविधान में मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड हमारा ये बच जाता है आपका जो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। मैं अगर इस लेक्चर में आपको बताती तो आप निर्वाचक मंडल और इसमें कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके ऊपर। तो आप इसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए। और आपको और क्या चीज़ पे डाउट होता है संविधान से रिलेटेड, आपको और किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए जो एग्ज़ाम हॉल पे आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने के लिए सरल से सरल शब्दों में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।